कक्षा 7 के इतिहास NCERT के चैप्टर फर्स्ट में कथन 1000 वर्षों का दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल चैप्टर है, जिसमें प्रथम पेज पर एक नक्शा दिया गया है जिसके निर्माता अल इदरीसी 1154 ईस्वी में दुनिया का नक्शा बनाया था, जिसमें भारत के दक्षिणी बिंदु को उत्तर की ओर ऊपर की ओर दिखाया गया है। एक और मानचित्रकार निर्माण करता है गैवलॉब द लिसले 1720 ईस्वी में इसने एक नक्शा बनाया जो आधुनिक मानचित्र से मिलता जुलता है। आगे हम इसमें अगली टॉपिक है नई और पुरानी शब्दावली। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने इसका प्रयोग पंजाब, हरियाणा और यमुना के राजनीतिक संदर्भों के लिए किया था। यह दिल्ली सल्तनत के अनुसार बदलता रहता था। दिल्ली सल्तनत के आकार के अनुसार यह अपना स्वरूप बदलता था। यह केवल राजनीतिक संदर्भ में प्रयुक्त होता था। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 16वीं सदी में भौगोलिक दृष्टिकोण से किया। इसमें इसने भारत के भूगोल, पक्षी और संस्कृति का वर्णन किया, जिसका विशेष वर्णन बाबरनामा में मिलता है। बाबर द्वारा प्रयुक्त हिंदुस्तान शब्द अमीर खुसरो के हिंद शब्द के समान प्रतीत होता है। आज जिस प्रकार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग एक राष्ट्र के रूप में जुड़ा हुआ है, यह पहले नहीं था। एक अन्य शब्द जिसका अर्थ बदला है काल और समयानुसार, वह शब्द है विदेशी। आज विदेशी वे कहलाते हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं। मध्य युग में अनजान व्यक्ति को भी परदेशी या विदेशी कहते थे। विदेशी का वर्तमान हिंदी में अर्थ परदेशी होता है, फारसी में अजनबी होता है, अर्थात उस समय 1750 से पहले 700 के बीच में विदेशी का अर्थ था अजनबी। लेकिन अभी वर्तमान में विदेशी का अर्थ होता है भारत के बाहर के निवासी। उस समय नगरवासियों के लिए वनवासी विदेशी थे। अगला पॉइंट है इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य कला, भवन निर्माण की कला को स्थापत्य कला कहते हैं, और लिखित सामग्रियाँ और पांडुलिपियाँ होती हैं जिसके आधार पर इतिहास लिखे जाते हैं, समझे जाते हैं। पांडुलिपि ताम्रपत्र या भोजपत्र पर लिखे गए, हाथ से लिखे गए स्क्रिप्ट होते हैं, जिसका संरक्षण धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर, पुस्तकालय, अभिलेखागार द्वारा किए जाते थे। इन पांडुलिपियों को प्रतिलिपियाँ बनाने वाले को लिपिक, नकलविश कहते थे। कभी कभी नकलविश को यदि पांडुलिपियाँ स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती थी तो वे अंदाज़ा लगाकर आगे लिख दिया करते थे, जिससे पांडुलिपियों में अंतर होता था। पांडुलिपियों के अंदर ही एक और छोटे छोटे चित्र बने होते हैं जिसे मिनिएचर कहते हैं। यह लघु चित्र है जो पांडुलिपियों को स्पष्ट करने के लिए बनाया जाता था, जिसे बाद में सुंदरता के कारण अलग करके बेचा जाने लगा। पांडुलिपि को सुस्पष्ट करने के लिए मिनिएचर उसमें जगह जगह जोड़े जाते थे
ताकि कम जगह में बाकी पांडुलिपियों को समझाया जा सके, लेकिन आगे चलकर उसकी सुंदरता के कारण व्यापारियों ने अलग करके उसे बेच दिया। इतिहास के स्रोत की सत्यता का आधार या प्रभाव। लिपिक या नकलविशों द्वारा कभी कभी पांडुलिपियों के अर्थों या आकार में अस्पष्टता के कारण बदलाव आ जाता था। यथार्थ पांडुलिपियों को दोबारा लिखते समय या उसको छायाप्रति बनाते समय पहले मशीन नहीं थी, इस कारण लोग हाथ से ही छाया बनाते थे यानी प्रतिलिपि बनाते थे, जिसका प्रभाव जिससे नकलविशों के विचारों और अभिव्यक्तियों का प्रभाव उस पर पड़ता था और अस्पष्टता के कारण भी वह कभी कभी अंदाज से भी कुछ बना दिया करते थे, जिससे यह परिवर्तित हो जाता। कभी कभी इतिहासकार के विचारों के परिवर्तन में उसकी लेखनी का प्रभाव होता। जैसे एक इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी हैं, जिन्होंने अपना वृत्तांत लिखा। ज़ियाउद्दीन बर्नी द्वारा पहली बार लिखी गई वृत्तांत और दूसरी बार लिखी गई वृत्तांत 1356 और 1358 दोनों वृत्तांतों में एक ही व्यक्ति द्वारा लिखे होने के बावजूद भी काफ़ी अंतर देखे गए हैं। यथार्थ कह सकते हैं कि इतिहास लेखन में लेखक की अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व और विचार का प्रभाव पड़ता है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। मध्यकाल में अनेक परिवर्तन आए। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण इसमें परिवर्तन का काल कहा जाता है। इस काल में परिवर्तन छोटे छोटे कस्बे से पुनः बड़े बड़े राज्य और साम्राज्य का निर्माण होने लगा। यह राजनीतिक परिवर्तन से एक जाति का उद्भव हुआ जिसे राजपूत कहते हैं। राजपूतों ने अपने आप को सत्ता स्थापित करने के लिए क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा किया। राजपूत का अर्थ होता है राजा का पुत्र। इस शब्द का प्रयोग 8वीं से 14वीं सदी के बीच आमतौर पर योद्धाओं के लिए होता था जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे। चारण। राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वाभिभक्ति को जगह जगह गाकर बताते थे, उन्हें चारण कहते हैं। एक प्रकार का यह चापलूस होता था जो राजपूतों की कृतियाँ गाता था। अन्य जातियों का उदय या उपजातियों का उदय। मध्यकाल में वनोन्मूलन के कारण आदिवासियों का पर्यावास होने लगा। उससे प्रभावित होकर वनवासी कृषि या कृषक मजदूर बन गए। वनोन्मूलन के कारण वनवासियों को वन छोड़ना पड़ा और वे मजदूर बन गए। वनवासियों के आर्थिक असंतुलन और मजदूर होने से उपजातियों की उत्पत्ति हुई। वे वन छोड़कर जब अस्थायी निवास करने लगे तो उन्हें बेगार का काम भी करना पड़ा, जिससे जातियों की उत्पत्ति हुई। काम के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर सामाजिक दर्जा बदलता रहता था। एक ही जाति के लोग आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर दर्जे प्राप्त करते थे या दर्जा बदलता रहता था। यानी जाति तो समान थी, लेकिन असमानताएं, छुआछूत या भेदभाव में अंतर हो जाते थे। एक ही जाति के लोग के पास अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि। क्षेत्र और समाज। 1266 से 1287 गियासुद्दीन बलबन के काल में भारत लगभग एक साम्राज्य के अंदर यानी दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया था। इससे पहले छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ था, लेकिन गियासुद्दीन बलबन जो
गुलाम वंश का एक शासक था, उसके अधीन भारत फिर से एकीकृत होने लगा। इसका वर्णन या इसका प्रख्यान संस्कृत प्रशस्ति से प्राप्त होता है, जो बिहार के बिहार शरीफ से मिला है। संस्कृत प्रशस्ति के अनुसार बलबन का साम्राज्य पूर्व में बंगाल गौड़ तक, पश्चिम में गजनी यानी अफगानिस्तान तक, दक्षिण में द्रविड़ संपूर्ण भारत तक फैला हुआ था। यथार्थ लगभग पूरे भारत पर बलबन का साम्राज्य था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग बलबन की सेना को देखकर पलायन कर जाते थे। यथार्थ बलबन की सेना इतनी ताकतवर थी कि उससे भयभीत होकर ही उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता था, जो भारत के दिल्ली सल्तनत के अधीन होने की प्रमाण देता है। इसका वर्णन संस्कृत प्रशस्ति में मिलता है। भारत में भाषा और क्षेत्र 1118 में कवि अमीर खुसरो के अनुसार भारतीय क्षेत्र यानी भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं थी, जैसे द्वार समुद्री दक्षिणी कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजराती गुजरात में, मायावाड़ी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी यूपी में, हिंदवी दिल्ली में। बलबन द्वारा बनाए गए साम्राज्य से मुगल साम्राज्य भी उसी तरीक़ा से पूरे संपूर्ण भारत में लगभग था, लेकिन 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन के कारण यानी पतन के ढलान पर था, साम्राज्य का अंत हुआ, क्षेत्रीयता की विकास हुई, क्षेत्रीय राज्यों साम्राज्यों का उदय होने लगा। अगला बिंदु है पुराने और नए धर्म। समय के साथ धर्म और आस्था में भी परिवर्तन हुए। ब्राह्मणों का बढ़ता प्रभाव। समय ने ब्राह्मणों को एक और प्रभाव को बढ़ाया, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृत के ज्ञाता थे। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण ब्राह्मणों का आदर होता था। उसकी संरक्षण के लिए नए नए शासक जो स्वयं को प्रतिष्ठा चाहते थे, इन संरक्षकों का समर्थन करने से ब्राह्मणों का दबदबा समाज में और बढ़ता गया था। अर्थात कोई भी राजा बनता था तो वो समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए ब्राह्मणों की स्वीकृति प्राप्त करना चाहता था। उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वह ब्राह्मणों को संरक्षण प्रदान करता था। अर्थात राजा और शासक एक दूसरे के पूरक होते जा रहे थे। इसके कारण ब्राह्मणों की दबदबा और बढ़ता गया। जब 1375 के आसपास भक्ति काल के उदय हुआ, तब ब्राह्मणों का कुछ प्रभाव में कमी आई। भक्ति की अवधारणा में परिवर्तन। भक्ति काल या धर्म या ईश्वर की प्राप्ति की अवधारणा में परिवर्तन, यानी जिसे भक्ति काल कहेंगे, 1375 से 1700 के बीच भक्ति काल। इस भक्ति की अवधारणा में ईश्वर की प्राप्त करने की अवधारणा में परिवर्तन हुआ। ईश्वर की प्राप्ति पुजारी के बिना, विशेष कर्मकांड के बिना भक्त स्वयं ईश्वर को प्राप्त कर सकता था। भक्ति से, प्रेम से ईश्वर की कल्पना प्रेमल इष्ट देव के रूप में किया गया, जो प्रेम से ही प्राप्त हो सकता था। मुसलमान या इस्लाम धर्म का भारत में आना। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहली बार 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और आप्रवासियों द्वारा आया। यह केवल अल्लाह या ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। यह अपने में सभी को समान मानता है। वह कहता है कि प्रेम और उदारता से ही भगवान को मिल सकते हैं। इसके दो पंथ हैं, शिया और सुन्नी। शिया अली को नेता मानता है। अली
पैगंबर के दामाद थे जिसे शिया अपना नेता मानता था। सुन्नी खलीफा को अपना नेता मानता है। समय और इतिहास के कालखंड। समय और इतिहास के कालखंड में जेम्स मिल अंग्रेज इतिहासकार 1817 में एक बुक लिखता है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटता है। वह कालखंडों को शासन के धर्म के आधार पर बांटता है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंड। वैसे इतिहास को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और तकनीक परिवर्तन के आधार पर 3 खंडों में बांटा जाता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ज़्यादातर इतिहासकार इन्हीं 3 खंडों को मानते हैं। जेम्स मिल हिंदू और मुस्लिम शासन को क्रूर मानता है।